अभिनंदन जी, लक्ष्मीकांत, बलबीर, प्रीति, सबको गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम? थैंक यू नमन। ओके, आज हमको पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बात करनी थी। पार्लियामेंट्री कमेटीज, पिछली क्लास में रिकैप ले लेते हैं फटाफट। पिछली क्लास में हमने पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था और उनके ऑफिसर्स के बारे में बात की थी, कि बैठकों के बारे में भी बात की थी। आज बात करनी है पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ ये कमेटीज, पार्लियामेंट अपने ज्यादातर काम अलग अलग कमेटीज के थ्रू करती है, अलग अलग कमेटीज के माध्यम से करती है। और पार्लियामेंट की कमेटीज को हम चाहें तो दो पार्ट में बांटते हैं, दो ही पार्ट में है मुख्य तरीके से। एक कहलाती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, आप इसको स्थायी समिति कहते हैं, स्थायी समिति। और दूसरी कहलाती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी, इसको आप तदर्थ या अस्थायी समिति कहते हैं। ये दो तरीके की समितियां होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति, दूसरी एडहॉक कमेटी अस्थायी समिति तदर्थ समितियां। सबसे पहले एडहॉक कमेटीज की बात कर ले। ये एडहॉक कमेटीज बनाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखकर। पर्पस सॉल्व, कमेटी खत्म। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बनेगी, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। लेकिन चूंकि इनका स्ट्रक्चर मतलब बहुत रेगुलर नहीं है, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते। तो यहाँ इस पे हम डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे। बस आपको ये जान लेना चाहिए कि एडहॉक कमेटीज भी होती हैं जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। उद्देश्य पूरा हो गया, कमेटी खत्म हो गई। हमें बात करनी है, हमारा जो फोकस होगा वो होगा स्टैंडिंग कमेटीज पर। स्टैंडिंग कमेटीज पर स्टैंडिंग कमेटीज पर स्टैंडिंग कमेटीज एक परमानेंट नेचर की कमेटी होती है, ये हमेशा होती है। ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनाई जाती हैं, एक सर्टेन टेन्योर के लिए बनाई जाती है। टेन्योर खत्म, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब ये वाली जो कमेटीज हैं ये हमेशा होती हैं। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमेटियां, लगभग 46-47 प्रकार की स्टैंडिंग कमेटीज हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन हमको 46-47 नहीं पढ़ना, हमको केवल एक के बारे में बात करनी है, और वो है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति आप इसको कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर चर्चा में रहती है। वित्तीय समिति, ये वित्तीय समिति दो प्रकार की होती तो तीन प्रकार की है मुख्य रूप से, लेकिन हमको फोकस करना है दो प्रकार। एक होती है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी जिसको आप कहते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, और दूसरी कहलाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, शॉर्ट में हम इसको पीएसी बोलते हैं, लोक लेखा समिति।
और एक तीसरी भी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते तो हम बहुत बात उसकी नहीं करेंगे, हमारा सारा डिस्कशन फोकस होगा इन्हीं दो कमेटीज पर, एक एस्टिमेट कमेटी और एक पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक बार सारी कहानी फिर से समझ लीजिए। हमने क्या बात की कि पार्लियामेंट अपने ज्यादातर काम अलग अलग कमेटीज के माध्यम से करती हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी कुछ निश्चित उद्देश्यों से बनाई जाती है, निश्चित पर्पस के लिए बनाई जाती, वो पर्पस सर्व हो गया, कमेटी का काम खत्म। तो चूंकि ये परमानेंट नहीं होती, हमेशा नहीं होती, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते, तो हम यहां डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके। हम फोकस करेंगे स्टैंडिंग कमेटीज पे। स्टैंडिंग कमेटीज ये रेगुलर होती हैं, एक शॉर्ट टेन्योर के लिए बनाई जाती हैं, कार्यकाल समाप्त फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो ये हमेशा होती हैं। हमने बात की कि बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी हैं, बहुत सारी स्थायी समितियां हैं, 46-47 प्रकार की स्थायी समिति है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमको फोकस करना है केवल एक स्थायी समिति पर, फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे आते हैं। फिर हमने बात की कि ये फाइनेंशियल कमेटी भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति जिसको आप कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, बड़ा पॉपुलर नेम है इसका, शॉर्ट नेम पीएसी, लोक लेखा समिति आप कहते हैं। तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। चूंकि यहाँ तीसरी वाले से क्वेश्चंस नहीं आते तो हम बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस इन्हीं दो पे रहेगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को बात कर लीजिए, फिर इसका काम क्या है अभी आपको 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। ये जो एस्टिमेट कमेटी है, इस कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 30। ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलिए साथ ही साथ। तो नंबर मतलब मेंबर ऑफ एस्टिमेट कमेटी विल बी 30। ये 30 सदस्य होंगे। सबसे बड़ी समिति यही होती है, ये भी सवाल सीधा सीधा पूछा गया है कि बिगेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं इसमें। ये 30 के 30 होते हैं फ्रॉम लोकसभा। ये जितने सदस्य हैं लोकसभा, सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा हैज नो पार्टिसिपेशन इन एस्टिमेट कमेटी। यस, तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर एस्टिमेट कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, 30 संख्या निर्धारित है। अच्छा, ये 30 कौन होंगे, कैसे जाते हैं? लोकसभा के मेंबर आपस में से ही उसको चुनकर भेज देते हैं कि साहब ये 30 जने होंगे जो एस्टिमेट कमेटी में जाएंगे। तो ये 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। अच्छा, इस समिति का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। द टेन्योर ऑफ दिस कमेटी विल बी 1 ईयर। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। टेन्योर विल बी 1 ईयर। अच्छा, इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा, कोई भी मिनिस्टर वो इस समिति का सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगी बात, इसको भी नोट कर लीजिए। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर इन दिस कमेटी। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर इन दिस कमेटी। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है इस कमेटी का, उसकी नियुक्ति करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्पीकर विल अपॉइंट द हेड ऑफ दिस कमेटी। स्पीकर विल अपॉइंट द हेड ऑफ दिस कमेटी। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखिए, सभी समितियों की अध्यक्ष की नियुक्ति, जो हेड ऑफ कमेटीज होती हैं अलग अलग, सबकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि इस समिति का जो हेड होगा वो कोई रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होगा, जैसा भी मुरली मनोहर जोशी जी हैं, तो कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर ही इस समिति का अध्यक्ष होगा। अच्छा, यहां अब आ जाइए पीएसी, इसका भी स्ट्रक्चर आप एक बार लिख लीजिए, फिर दोनों का काम क्या है एक साथ समझेंगे, इजीली समझ में आएगा आपको। ये जो पीएसी है, इसमें टोटल मेंबर होते हैं 22। कुल 22 सदस्य होते हैं। पीएसी के कुल 22 सदस्य होते हैं।
इन 22 सदस्यों में 15 होंगे फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। लिख लीजिए, देयर आर 22 members in this committee, 15 from Lok Sabha and 7 from राज्य सभा। 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। यहां भी वैसे ही कि इन 15 लोगों को लोकसभा के लोग चुनकर भेज देते हैं, इन 7 लोगों को राज्यसभा के लोग चुनकर भेज देते हैं, मेंबर आपस में से ही चुनकर भेज देते हैं। तो कुल 22 सदस्य होंगे, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। अच्छा, इस समिति का भी जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 1 वर्ष ही होगा, 1 ईयर। टेन्योर ऑफ दिस कमिटी विल बी 1 ईयर। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होगा और इसमें भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। इसमें भी मंत्री, कोई भी मंत्री इस कमेटी का सदस्य नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, अभी आपको एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या हमने समझा कि एस्टिमेट कमेटी टोटल 30 मेंबर, सभी के सभी लोकसभा से, लोकसभा के सदस्य आपस में से ही चुनकर भेजते हैं। 1 साल कार्यकाल होगा, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। और फिर हमने बात की, जो हेड ऑफ दिस कमेटी है, ये लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होगा। एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, कोई रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि जो रूलिंग पार्टी जो होती है, उसी का कोई सदस्य, उसी का कोई मेंबर इस समिति का अध्यक्ष होता है। जैसे हमने बात की, मुरली मनोहर जोशी जी को बनाया गया है। प्रीति, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर हमने यहां बात की कि कुल 22 सदस्य होंगे, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। सभी क्या कहते हैं, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ठीक है, इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। हाँ, अब जो ध्यान देने वाली बात है, आपसे सवाल भी यहां से पूछे गए कि इस समिति का अध्यक्ष, उसकी भी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं लेकिन यहां ट्रेडिशन है कि विपक्ष का नेता, जो अपोजिशन लीडर है, वो इस समिति का अध्यक्ष होगा। ये सवाल कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में कि कौन सी समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। हेड ऑफ दिस कमेटी, द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी विल बी हेड ऑफ दिस कमेटी। The leader of opposition party will be head of this committee. इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, इस समिति के अध्यक्ष, विपक्ष का नेता इस समिति का अध्यक्ष होगा। अच्छा, यहां थोड़ा सा विपक्ष समझ लीजिए। ये विपक्ष सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी कोई नेगेटिव सी चीज आती है कि हर बात में कमी निकालने वाला, टांग खिंचाई करने वाला, कुछ ऐसा एक भाव आता है अनफॉर्चुनेटली। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में विपक्ष की बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब उसको बहुत इज्जत का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण देश, जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें, उसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का मदरलैंड कहते हैं, तो वहां पे जो विपक्ष होता है, उनके विपक्ष को वहां शैडो कैबिनेट बोलते हैं। देखिए, विपक्ष का रोल क्या होता है कि विपक्ष आपको आपकी कमियों से आपको अवगत कराता है, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि आपके अंदर कहाँ कमियां कहाँ रह गई। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमको हमारी कमियां समय समय पर पता चलती रहे, खास करके तब जब आपके पास ताकत हो। हमको हमारी कमियां खुद नहीं दिखाई देती, जब ताकत होती तब तो बिल्कुल ही नहीं। ये कोई और बताता है कि हमसे कहां से चूक हो रही है। तो विपक्ष का रोल बहुत ज्यादा है। हमारे देखिए पुराने स्कॉलर्स हमेशा से कहते आए हैं, निंदक नियरे राखिए। ठीक है, जो आपकी कमी बता सकता है उसको आपको बहुत वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है समहाउ। तो विपक्ष का रोल भी इन्हीं सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। ब्रिटेन में मैंने बताया कि शैडो कैबिनेट बोलते हैं उनके यहाँ विपक्ष को। शैडो कैबिनेट कैसे, कि उनके यहाँ एक कैबिनेट होती है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। इस कैबिनेट के पैरेलल एक अपोजिशन एक कैबिनेट बनाता है। ठीक है, और मजे की बात क्या है, आप देखिए कि यहाँ जैसे मान लीजिए इनका होम मिनिस्टर है, तो यहाँ इनका होम मिनिस्टर एक अपोजिशन में होगा। ये केवल इसी होम मिनिस्टर को ऑब्जर्व करेगा। फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये होम मिनिस्टर अपोजिशन वाला नहीं देखेगा। इनका
हर मिनिस्टर के अगेंस्ट एक मिनिस्टर बना देते हैं ये लोग, यानी एक पैरेलल कैबिनेट बनी होती है। इसके दो तीन फायदे हो जाते हैं। एक फायदा तो क्या है, जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इन सारे मिनिस्टर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में नहीं है कि एक ही प्रवक्ता वही बात कर रहा है, बाढ़ के बारे में भी, वही सूखे के बारे में भी, वही प्रधानमंत्री की वो अरब यात्रा के बारे में भी, जापान यात्रा, सब वही बोल रहा है। ठीक है, जो हमारे हम जनता भी यही है, वो भी जानते हैं कि कुछ भी बोलो, जो ज्यादा जोर से बोलेगा वही ठीक बोल रहा है। खैर, तो वहां शैडो कैबिनेट कहते हैं। विपक्ष का रोल शुरुआत में हमारे देश में तो विपक्ष जैसी कोई चीज थी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को देश की आजादी का सारा क्रेडिट मिला था, कोई और पार्टी थी ही नहीं, तो विपक्ष जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन फिर भी नेहरू जी ने शुरुआत में एक राम सुभग सिंह जी थे लोकसभा में, उनको पहले विपक्ष के नेता की दर्जा दिया। तो विपक्ष का जो नेता होता है कि उसको एक स्टेटस, जो हमारे यहाँ विपक्ष का रहता है, वो उसको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस देते हैं। मतलब उसको सारी फैसिलिटी, सारी पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उस विपक्ष के नेता को दर्जा दिया जाता है। मेन मोटिव ये है कि सरकार को उसकी कमियों से परिचित कराए, वो इंट्रोड्यूस कराता रहे कि कहाँ क्या कमियां रही, जिससे सब मिलकर देश के विकास को इंश्योर कर पाए। आइडियोलॉजिकली ये फ्रेमिंग है विपक्ष का। ये सारा कुछ सोच के बनाया गया। विपक्ष के बारे में हमारे संविधान में ज्यादा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि जो भी जितनी भी सीटें जीत के आई हैं उसका 1/10 अगर किसी पार्टी के पास होता है टोटल, तो उसको विपक्ष का दर्जा हम दे देते हैं जनरली। ये कोई रूल नहीं है, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। तो विपक्ष शब्द की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन परंपरावश ये विपक्ष है। मोटिव यही है कि सरकार को उसकी कमियों से उसको परिचित कराता रहे। और उसी परंपरा के तहत यहां भी एक ट्रेडिशन है कि इस पीएसी का जो हेड होगा उसको विपक्ष का नेता, मतलब जो अपोजिशन पार्टी होगी, अपोजिशन का जो लीडर होगा, उसी को पीएसी का हेड बनाएंगे। ओके, तो यहां इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। विपक्ष का नेता इनका हेड होगा। टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये तो बात हो गई इनके स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए ये करते क्या है, जो महत्वपूर्ण काम है जो आपको समझना है। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो कई बार आपको लीड दिला देते हैं और कई बार आपको पीछे छोड़ देते हैं। अगर आपको पता है तो लीड लेने का मौका मिल जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब इनका काम क्या है वो समझते हैं आसान भाषा में। अब देखिए, देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए एक सर्टेन कुछ खर्चे चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हैं, खर्चा करना है। अब देश को चलाने के लिए क्या खर्चा चाहिए, तो ये तो देश की अनुमति से ही, जनता की अनुमति से ही निकलेगा, जनता का पैसा है। तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि क्या खर्चा करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है। इसके लिए सरकार एक बजट पेश करती है। बजट, आप जानते हैं बजट क्या होता है। बजट आने वाले साल का खर्चा होता है, अभी वो खर्चा हुआ नहीं है। अभी आने वाले साल में क्या खर्चा किया जाना है उसका एक अनुमान होता है। ठीक है, एक अनुमान लगाते हैं कि साहब आने वाले समय में ये खर्च करने हैं, तो वो बजट पेश किया जाता है संसद के सामने कि साहब ये खर्चा है, ये हमको करना है। आप गौर कीजिए कि वो बजट पेश होता है फरवरी महीने की शुरुआत में, और लागू कब से होता है, 1 अप्रैल से। तो पूरी फरवरी और पूरा मार्च क्या होता है, ये एस्टिमेट कमेटी काम करती है। ठीक है, सरकार ने जो खर्चों का अनुमान लगाया है, जो आकलन किया है कि हमको साल भर में ये खर्च करने हैं, वो आकलन सही है या नहीं, इसकी जांच ये करती है। सरकार के खर्चों के आकलन का आकलन करती है, इसीलिए इसको प्राक्कलन समिति कहते हैं। ये एस्टिमेट तैयार करती है कि सरकार ने जो खर्च किया, जो खर्चों का अनुमान लगाया, वो सही है या नहीं। हमारी सरकार ने कहा साहब मार्कर खरीदना है, 10 रुपए का आता है। एस्टिमेट कहेगी नहीं, ये तो 8 रुपए का मिलता है, तुमने 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों रखा, उसको 2 रुपए काटो। कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो फिजूल खर्ची है उसको ये, उस पर ये कैंची चलाती हैं, उसको ये रोकने का प्रयास करती हैं। मोटिव ये है कि जनता के पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। आप समझ रहे हैं इसमें कोई मंत्री सदस्य क्यों नहीं होगा। यही कारण है क्योंकि मंत्रियों के ही खर्चे हैं, वही अलग अलग
डिपार्टमेंट के हेड, अलग अलग मंत्रालयों के हेड हैं, और उन्हीं के खर्चों पे कैंची चलानी है। तो मंत्री, कोई भी जो मंत्री होगा वो इस समिति का अध्यक्ष, मतलब मेंबर भी नहीं होगा। अध्यक्ष की तो बात ही छोड़िए, मेंबर भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, नमन जी का सवाल है कि इस बार तो कोई भी, किसी भी पार्टी को 1/10 सीटें भी नहीं मिली, तो इस बार कैसे विपक्ष किया गया? बिल्कुल इस बार नहीं मिली, लेकिन फिर भी चूंकि एक परंपरा बनती रहे, एक विपक्ष तैयार किया गया आम सहमति से लोकसभा में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उसका विपक्ष का अपोजिशन लीडर का दर्जा दिया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्त विपक्ष के नेता के रूप में संसद में बैठते हैं, और वही पीएसी के हेड भी हैं। अच्छा, यहां ये एस्टिमेट कमेटी क्लियर है? अच्छा, एस्टिमेट कमेटी ने जो नमन प्लीज पहले एक बार पढ़ लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए, फिर अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। एक बार टॉपिक कवर हो जाने, हो सकता है आप जो पूछ रहे हो मैं आगे बताने वाला हूं, तो एक सीक्वेंस में एक बार समझ लीजिए, एक बार टॉपिक हो, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए। तो कमेटी, एस्टिमेट कमेटी क्लियर हो गई। एस्टिमेट कमेटी क्या बताया मैंने कि एक लाइन में समझिए, सरकार जो बजट पेश करती है, यानी सरकार के खर्चों का आकलन जो होता है कि आने वाले साल में क्या क्या खर्च करना है, उस खर्चे को एक अनुमान लगाती है, लेकिन वो अनुमान सही है या नहीं, इस बात की जांच करती है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी सरकार के खर्चों के आकलन का आकलन करती है। जो अनुमान लगा है, जो उन्होंने एज्यूम किया है कि साहब ये खर्चा होना है, वो सही है या नहीं, इस बात की जांच एस्टिमेट कमेटी करती है। मोटिव यह है कि सरकार की फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा सके और जनता के पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, अब जो इन्होंने अप्रूव किया वो लागू हो गया, सरकार को मिल गया, अब सरकार वो पैसे खर्च करती है। सरकार वो पैसे खर्च करेगी। अब सरकार पैसा खर्च किसका कर रही है? जनता का। तो जनता का पैसा खर्च कर रही है, तो जनता को यह जानने का हक है कि उसका पैसा कहां खर्चा हुआ। तो इसके लिए जनता को यह बताने के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी अपॉइंट करता है, सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हम बात करेंगे उनके बारे में भी आगे। तो कैग की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। मोटिव क्या है कि वो जानना चाहता है कि सरकार के सभी खर्चों की ऑडिट हो, कि वो सही है नहीं है। तो वो सीएजी क्या करता है, सरकार के खर्चों की ऑडिट करता है, और अपनी रिपोर्ट किसको भेज देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, राष्ट्रपति को भेज दिया। अब सीएजी की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास पहुंचाई गई है, मतलब सीएजी ने राष्ट्रपति को दी है सरकार के खर्चों की जांच रिपोर्ट, राष्ट्रपति वही सीएजी की रिपोर्ट क्या करते हैं? पीएसी को दे देते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देते हैं। आप समझ रहे? पीएसी के हाथ क्या लग गया? ठीक है, फिर से समझ लिया मैंने क्या बताया कि सरकार, यहां प्राक्कलन समिति ने जो अप्रूव किया वो पैसा मिल गया, सरकार अब उस पैसे को खर्च कर रही है, लेकिन जनता को यह जानने का हक है कि उसका पैसा कहां खर्चा हुआ। तो इसकी जानकारी के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी अपॉइंट करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सीएजी क्या करता है? सरकार के खर्चों की ऑडिट करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज देता है। प्रेसिडेंट वही सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी के हाथ में दे देते हैं, और पीएसी के हाथ में दे देते हैं। अब आप समझ रहे पीएसी के हाथ क्या लग गया? सरकार के खर्चों की जांच रिपोर्ट। और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्ष का नेता। उसको तो यही चाहिए था, वो तो बाल की खाल निकालेगा। पाई पाई का हिसाब ये लोग लेते हैं। तो यहां इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि जो सरकारों ने जो खर्चे किए उसका उत्तरदायित्व तय हो सके, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। आप देखिए, ये दोनों कमेटी खर्चा होने से पहले सवाल करती हैं, रोक लगाती हैं, और ये खर्चा होने के बाद, ये सारा कुछ मिलकर सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि देश के पैसे का जो उपयोग है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। क्लियर? आप समझ रहे हैं, यहां भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। क्यों? सेम रीजन, क्योंकि उन्हीं के खर्चों पर सवाल करने। ओके, इतनी बात क्लियर है? आपको कोई डाउट हो तो इसमें से पूछ लीजिए एक बार। एक,
ओके, क्लियर? इतनी सारी चीजें क्लियर? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। हाँ आदित्य जी, ये सब थोड़े से दुखने वाले सवाल हैं, फिर इतने हजार करोड़ के घोटाले कैसे हो जाते हैं? अभी सारे कॉफी वाले सवाल हैं। एक चीज और, कई सारे लोगों को यहाँ डाउट है कि ये जो मेंबर्स होंगे ये रूलिंग पार्टी के होंगे, अपोजिशन के होंगे, इसमें ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। थोड़ी देर बाद फिर दे जाना इसको। तो ये एक अपने दिमाग से एक वहम निकाल लीजिए। जैसे कई बारी क्या होता है कि आपके दिमाग में होगा कि साहब इसमें ऐसा तो नहीं कि सारे अपोजिशन के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर आपने समझा, वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के, वो कोई हो सकता है जिसको मेंबर ऑफ हाउस, जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य चुन के भेजेंगे, वो आ जाएगा। वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन का भी हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है मन में कि साहब रूलिंग पार्टी वाला अपनी अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा? ऐसा जनरली नहीं होता। आप देखिए, अभी चूंकि हम बहुत प्रेजुडिस माइंड से सोचते हैं कई बार, तो चीजें उस तरीके से समझ में नहीं आती। आप सरकार में आएंगे, आई विश कि आप जल्दी ही आए, तो आप ज्यादा वहां समझ पाएंगे कि किस तरीके का प्रेशर होता है। आप देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में असल पोजीशन की उसकी होती है जिसके पीछे जनता है। ठीक है, आप देखिए, दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, आप बहुत कायदे से उसको समझ सकते हैं। एक मिस्टर शशि थरूर और दूसरा आदित्यनाथ जी। शशि थरूर बहुत विद्वान आदमी, बहुत स्कॉलर आदमी है, उनके पास बेहतरीन नॉलेज है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो बेहतरीन जानकारी है उनके पास, कोई शक नहीं। अभी शशि थरूर जी से कह दिया जाए कि दुनिया भर के स्कॉलर्स की एक मीटिंग करनी है किसी 5 स्टार होटल में, यूं अरेंज कर देंगे वो। उनके बुलाने से कोई भी स्कॉलर पूरी दुनिया में, कोई भी विद्वान मना नहीं करता, सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आप शशि थरूर जी को कहिए कि 5,000 लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, 1,000 लोग कर दो, वो भी मुश्किल है, डाउटफुल है। उनके ट्विटर पे फॉलोवर हो सकते हैं लाखों लोग, लेकिन उनके बुलाने पे 1,000 आदमी, 500 आदमी आ जाएंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो मतलब उनका जनाधार नहीं। इसके अपोजिट देखिए आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुमत से जीत के आई बीजेपी। ना तो बीजेपी पार्टी अध्यक्ष चाहते थे कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ना ही प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी। लेकिन जनाधार उनका बहुत स्ट्रांग था, आरएसएस उनके फेवर में थी। उनको अवॉइड कर पाना बड़ा मुश्किल था। यूपी में उनकी जो हिंदू युवा वाहिनी है, वो बीजेपी के पैरेलल चलती है। यूपी में वो कब बीजेपी को टेक ओवर कर लेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। जनाधार बहुत ज्यादा है, तो जनाधार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से शशि थरूर जी को उन्हीं के पार्टी के एमएलए के कहने की वजह से मंत्री पद छोड़ना पड़ा, और ये मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, ना चाहते हुए भी कई सारे लोगों के, इंपॉर्टेंट लोगों के, क्योंकि जनाधार था इनका। अच्छा, अब जनाधार को थोड़ा सा और समझ लीजिए। आप अपने इलाके में देखिए, आपके इलाके में कोई भी एमपी है, एमएलए है, आपको अपने इलाके में अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने कंसर्न अथॉरिटी के पास जाओगे, एमपी एमएलए के पास जाओगे। आप कहोगे साहब ये दिक्कत है, क्यों नहीं करा रहे हो? अब मान लीजिए आपका एमपी कहना शुरू कर दे, साहब हम तो अपोजिशन के हैं, हमारी तो सरकार भी नहीं है, तो भी आप सवाल करोगे भाई तुझे फंड वंड तो मिलता ही है ना क्षेत्र के विकास का, उसका इस्तेमाल कर। और चल, अगर नहीं कर सकता तो भाई आंदोलन कर, तू हमारा नेता है, हम तेरे साथ हैं, तू आंदोलन तो कर, तू तो भाई कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब तेरे से होगा नहीं तो भाई अगली बार हम दूसरे ही वाले को चुनेंगे फिर। तो एक उसके ऊपर प्रेशर आता है। दूसरा सोचिए, अगर आपका एमपी एमएलए रूलिंग पार्टी का है तो उसके ऊपर किस लेवल का प्रेशर है कि भाई तू काम क्यों नहीं करा रहा, तेरी तो सरकार भी है यार। ठीक है, आप ज्यादा टेक्निकलिटी में उलझना नहीं चाहते, आप भाई काम क्यों नहीं हो रहा। तो अब वो एमपी एमएलए जो भी है, वो जानता है कि अगर जनाधार मेरा टूट गया तो मेरी ही पार्टी में मेरी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर जनाधार है तो मेरी पार्टी हमेशा वैल्यू करती रहेगी। तो कई बार उसको अपने ही लोगों का विरोध करना पड़ता है ताकि जनाधार मजबूत रहे। जनता अपने एमपी एमएलए को देखती है ये क्या बोल रहा है सदन में, और ये जब देखता है ये फेवरेबल बात करता है, जनता के हितों की बात करता है, तो वो बना रहेगा। तो कई बार
यहाँ जो खर्चे हैं इस पे सरकारें अपने ही खर्चों पर सवाल उठाती हैं, ठीक है, ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, सरकार को भी तो जानना है कि उससे कहाँ खर्चे हो रहे हैं। यहाँ आप मान लीजिए अपने घर के बाहर रहते हैं और घर से कुछ सर्टेन मंथ्स कुछ पैसे आते हैं, तो अब महीने के अंत में हमेशा 1000-2000 कम हो जाता है, आपको दोस्त से उधार लेना पड़ता है। तो आप फैसला, अच्छा आपको समझ नहीं आता यार, आप फिजूल खर्च तो कहीं करते नहीं, तो खर्चा कहाँ जा रहा है, तो आपने फैसला किया साहब इस महीने 1-1 रुपए लिखूंगा मैं। तो पता चला सब रोज लिख रहे, रात में आपके आज दिन भर क्या खर्चा किया। महीने के अंत में पता चला कि यार 2000 की तो सिगरेट पी गए आप, ठीक है, फोन रिचार्ज करा दिया अपना सामान स्पेशल का। तो समझ में आता है कि खर्चा कहाँ जा रहा है। जब आप उसको लिखते हैं तो अपने खर्चों से भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। सरकार को काम चलाना है, सरकार के ऊपर ज्यादा बर्डन है, तो सरकार को भी ये जानना है कि उसके खर्चे कहाँ कैसे क्या हो रहे हैं। तो इसलिए रूलिंग पार्टी या अपोजिशन के होने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कई सारे लोगों का जो है कि साहब ये 1000 करोड़ के घोटाले कैसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा दुखद है, वो हमारी आपकी जो अवेयरनेस की कमी है इस देश में, उसका फायदा लोग उठाते हैं। कोई सांपनाथ कोई नागनाथ, अब ये थोड़ा सा अलग दिशा में सवाल हो जाएगा। तो यही सारे तो चैलेंजेस हैं जिससे हमको उभरना है, जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जो अभी बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, तो ये मैकेनिज्म बनाया गया है इन सर्टेन उद्देश्यों से, ठीक है, ओके। एक बार फिर से, कुछ लोग कह रहे हैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लें। एक बार आप समझ लीजिए, मैंने क्या बताया कि फाइनेंशियल कमेटी मुख्य रूप से 2 प्रकार की है जो हमको डिस्कस करना होती, 3 प्रकार की हैं। 2 प्रकार, एस्टिमेट कमेटी, ये क्या करता है, सरकार के बजट, जो बजट होता है आने वाले साल के खर्चे, उसका आकलन, उस खर्चे, बजट अपने आप में एक एस्टिमेट होता है, आकलन होता है कि आने वाले साल में क्या क्या खर्चा करना है। ये एस्टिमेट कमेटी उस बजट का जो सरकार ने अनुमान लगाया, उस अनुमान का अनुमान लगाती है, फिर ये जो अप्रूव करती है वो पास हो जाता है। पास हो गया, सरकार को पैसा मिल गया, अब सरकार वो पैसा खर्च कर रही है। तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो जनता का पैसा है, तो जनता को जानने का हक है कि वो पैसा कहाँ खर्चा हुआ। इसके लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी अपॉइंट करता है, सीएजी। सीएजी सरकार के खर्चों की रिपोर्ट तैयार करता है, ऑडिट रिपोर्ट, और वो सारी रिपोर्ट भेज देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट वही सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देते हैं। अब ये लोग कौन है, सीएजी सवाल नहीं पूछ सकता था सरकार से, लेकिन ये लोग कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बखिया उधेड़ लेंगे। तो ये सरकार ने जो भी खर्चे किए हैं उन खर्चों पर वो सवाल पूछते हैं कि साहब ये खर्चा कैसे जरूरी था, क्या था, और सरकार को उस पर सफाई देनी पड़ती है। तो ये सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो एक ये कमेटी खर्चा होने से पहले लगाम लगाती है और ये खर्चा होने के बाद, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। आपको जो जानने वाली चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो ये स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए रेगुलर, और ये जो कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। थैंक यू ज्योति। ओके, अब आ जाइए, बात करते हैं पार्लियामेंट के जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, कानून बनाना और संशोधन करना, अमेंडमेंट करना और लॉ मेकिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए पार्लियामेंट, आपने समझा है कि पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा
और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। अब जो लॉ मेकिंग है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। बहुत सारे कई सारे स्टेजेस हैं, एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, कई चरण में वो पूरा होता है। तो बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे उसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है लॉ मेकिंग, अमेंडमेंट, ये सारा कुछ। यहां से अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। इनकी आउटलाइनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादातर पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव है। तो हम बिना इसकी डिटेल में फंसे हुए कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए, उसी को हम ध्यान में रखकर ये बात करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब देखिए, मोटे तौर पर आपको पता है कि कोई भी कानून किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ डिस्कशन होगा, पास होगा, फिर पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी डिस्कशन होकर फिर पास होगा, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। ये प्रक्रिया है मोटे तौर पर, आप ये जानते हैं। अब यहां पर जानने वाली 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। जब हम ये बात कहते हैं कि कोई भी कानून इंट्रोड्यूस होगा, तो पहला सवाल कि साहब कौन करेगा, कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये प्रस्ताव कौन रखेगा, ठीक। तो 2 लोग ये प्रस्ताव रख सकते हैं, इसको ध्यान से समझते जाइएगा सारा। एक, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी, जिस भी हाउस का सदस्य, मान लोकसभा का सदस्य लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगा, राज्यसभा में तो वहां इंट्रोड्यूस करेगा। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट व्यक्ति। तो अगर आप कहीं प्राइवेट व्यक्ति लिखा हुआ समझें तो उसका मतलब ये अंदाजा मत लगाइएगा कि कोई आम जनता जाके अप्रोच कर रही, नहीं। प्राइवेट व्यक्ति मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, ये मंत्री नहीं है। जैसे राहुल गांधी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अमित शाह, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये प्राइवेट व्यक्ति है, ठीक है, ये मंत्री नहीं है, तो इनको प्राइवेट व्यक्ति कहा जाएगा। तो पहला बिल कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, ठीक है। इस मंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट पर्सन, सरकारी व्यक्ति, ठीक है। तो कई बार यही सारे शब्द इस्तेमाल आ जाते हैं कि सरकारी व्यक्ति ने यह बिल अप्रूव किया, तो मतलब सरकारी बिल मतलब किसी मिनिस्टर ने, किसी मंत्री ने कोई बिल प्रपोज किया कि साहब ये कानून बनना चाहिए। फिर से समझ लीजिए क्या बताया मैंने आपको, कि कोई भी बिल 2 लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई भी मंत्री। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट व्यक्ति, और मंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट पर्सन, सरकारी व्यक्ति। क्लियर है बात? ओके। अब जानने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए, एक कि अगर प्राइवेट पर्सन ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा का मेंबर है, वहां इंट्रोड्यूस किया, और वो लोकसभा में पास नहीं हुआ, ठीक है, तो लोकसभा में पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर वो दोबारा ट्राई करेगा दूसरी बैठक में। फिर से कोशिश करेगा अलग तरीके से। लेकिन अगर किसी मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया, जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया, अगर वो उस हाउस में पास नहीं हुआ तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाएगा, सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। अब ये क्या बता दिया मैंने आपको, फिर से समझिए मैंने क्या बताया। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा कि साहब, मान लीजिए यहाँ क्लासेस चलती हैं, आप सारे सामने बैठे होते हैं, और आप में से मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट को कह दिया कि भैया आप आंसर बता दो। वो एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वो सबको आंसर बताता है। अब सारे लोग कह दीजिए कि नहीं, हम नहीं मानते कि ये जो बात कह रहा है वो सही है, तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, वो स्टूडेंट बैठ जाएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। मैं आंसर बताऊं, फिर आप सारे लोग कह दीजिए नहीं सर, हम आपकी भी बात नहीं मानते, जो आप कह रहे हैं वो सही है। जैसे ही आपने ये कहा कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मेरा यहां खड़ा रहने का मॉरल ग्राउंड खत्म हो जाता है, फिर मुझे चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं यहां आपको पढ़ा पा रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि मेरे पास बड़ी नॉलेज है, इसलिए भी कि आप सबका भरोसा है मुझ में, ठीक है। जब तक ये भरोसा रहेगा मैं पढ़ाता रहूंगा। जिस दिन आप कहोगे कि साहब अब ये इनमें भरोसा नहीं है,
तो मुझे जाना पड़ेगा, फिर जिसमें भरोसा है वो आके पढ़ाएगा। सरकारें भी ऐसे ही चलती हैं। हमने क्या किया, अपने वोट के माध्यम से किसी पर्टिकुलर पार्टी में, किसी पर्टिकुलर समूह पे अपने विश्वास जताया, तो हमारे विश्वास मत से लोगों की सरकार बनी, ग्रुप की सरकार बनी। ठीक है, वो हमारा ही विश्वास है, हमारा भरोसा है कि ये लोग सरकार चलाएंगे जनता के विश्वास से। अब उस सरकार के आदमी ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया कि साहब ये कानून बनना चाहिए, जिस भी हाउस में किया, यहां भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया सरकार के किसी मंत्री ने कि साहब ये कानून बनना चाहिए, और जनता अपने इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दे कि नहीं साहब हमें नहीं लगता ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता को उस मंत्री पर भरोसा नहीं है, मतलब इस प्रपोज सरकार पे भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं है तो सरकार को सरकार में बने रहने का हक नहीं, ये विश्वास मत का चला जाना माना जाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। तो सरकारें आप देखिए हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि जिस बिल को वो इंट्रोड्यूस कर रही एटलीस्ट वो उस हाउस में तो पास ही हो। इस बात का वो ख्याल रखते हैं कि उनकी मेजोरिटी है नहीं है, ऐसा तो संभावना नहीं कि वो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और वो पास नहीं होगा। तो जनरली आप देखेंगे सरकारी बिल हमेशा उस हाउस में तो पास हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए फटाफट कि मैंने क्या बताया कि कानून बनाने के लिए दो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई भी मंत्री। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्राइवेट पर्सन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मंत्री के लिए गवर्नमेंट पर्सन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट पर्सन ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, वो उस हाउस में पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेगा। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट पर्सन ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, वो पास नहीं हुआ, तो ये अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाएगा, सरकार गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। क्लियर है? इसीलिए सरकारें इस बात का हमेशा ख्याल रखती हैं कि जिस हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कम से कम वहां से तो पास होना जरूरी है। क्लियर है? ओके, तो आपने ये समझ लिया कि कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब जानने वाली दूसरी चीज कि क्या कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं, एक बिल है जो जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में ही होगा। आपने उसके बारे में समझा राष्ट्रपति पढ़ते वक्त, मनी बिल, धन विधेयक। ये मनी बिल एक ऐसा बिल है, ये जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में ही होगा। आपने ये भी पढ़ा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा विल डिसाइड व्हिच बिल इज मनी बिल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये स्पीकर ही तय करता है। तो ये बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में ही होगा। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखना चाहिए। तो धन विधेयक जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में ही होगा। अच्छा, ये लोकसभा से पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। हाँ, दे जाना फिर से थोड़ी देर में। फिर ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर ने इस मनी बिल को अगर पास कर दिया इज्जत से, वेरी गुड, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर यहां राज्यसभा ने इसको नहीं पास किया तो भी ये 14 दिन के अंदर पास माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो पास करे या ना करे। फिर से समझिए मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि मनी बिल, कोई भी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल एक ऐसा बिल है जो जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में ही होगा। लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर यहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा ने अगर इसको पास कर दिया, बहुत अच्छी बात है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा ने प्रेसिडेंट नहीं किया पास, तो भी वो 14 दिन के अंदर पास माना जाएगा, चाहे ये पास करें या ना करें। यानी राज्य, इसका मतलब क्या हुआ? इसका केवल इतना मतलब है कि राज्यसभा हैज नो पावर ऑन मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, कोई शक्ति नहीं है उसके पास, राज्यसभा के पास मनी बिल के संदर्भ में। हाँ, वो 14 दिन का डिले कर सकती, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती है? 14 दिन का डिले कर सकती, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, एक बार ये राज्यसभा चाहेगी
तो मनी बिल को रिव्यू के लिए वापस भेज सकती है लोकसभा के पास कि साहब हमें लगता है कि इसमें ये चीजें चेंज होनी चाहिए, तो अपनी सलाह के साथ इनके पास भेज सकती है। लोकसभा ने अगर उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए, वेरी गुड, नहीं किए तो भी एज इट इज इनको पास करना पड़ेगा, राज्यसभा कुछ और नहीं कर सकती। यही वजह है कि आप देखिए जब जीएसटी डिस्कशन हो रहा था, आपको ध्यान होगा, तो अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा कि सरकार पहले ये प्रॉमिस करे कि सरकार जीएसटी को कभी मनी बिल बना के पेश नहीं करेगी। अपोजिशन ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि मनी बिल में सारी पावर लोकसभा में, और लोकसभा के बहुमत दल की सरकार है तो राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। तो रूलिंग पार्टी ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। और आप देखिए जीएसटी उन्होंने मनी बिल बना के ही पेश किया, पास तो होना ही था उसको। आखिर आप भी सोचते होंगे इतने विरोधों के बावजूद कोई बिल पास कैसे हो सकता है? यही तरीका था, क्योंकि उसको मनी बिल बना के पेश किया तो राज्यसभा का पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, लोकसभा की सारी पावर आ गई, लोकसभा में बहुमत दल की सरकार है। तो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर वो भी अंदाजा एक लगाना, पॉलिटिक्स समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देखिए हर जगह फ्रेमिंग को इस्तेमाल करके ही चीजें हो रही हैं। तो क्या समझा आपने? मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में होगा, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का डिले कर सकती है, एक बार रिव्यू के लिए वापस जरूर भेज सकती है। पास करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी 14 दिनों के बाद ये पास माना जाएगा। इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ आपके एक साथी सवाल पूछ रहे हैं मनी बिल क्या होता है। ठीक है, पिछली क्लास में आप शायद नहीं थे जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, तो हमने मनी बिल डिस्कस किया था। एक बार आप पुराने वीडियोस देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मनी बिल हमने समझा था कि सरकार के जो प्रायोरिटी वाले खर्चे होते हैं उसको मनी बिल कहते हैं, जिसको इमीडिएट खर्च करना होता है, इमीडिएट उसमें मंजूरी चाहिए होती है, ऐसे खर्चों को मनी बिल बना के पेश किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मुख्य रूप से ये कुछ चीजें थी जो आपको यहां से ध्यान में रखनी थी। अब आ जाइए अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर बिल्कुल कानून बनाने जैसी ही प्रक्रिया है। इसके महत्व को देखते हुए, अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से पार्ट 20 में मेंशन किया गया है। भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया की पूरी चर्चा है। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। सारा अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये जो पूरी अमेंडमेंट प्रक्रिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में शामिल किया है। क्या बताया मैंने? ये तो कुछ बेसिक डिटेल थी कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में मेंशन है, आर्टिकल 368 इसके बारे में सारे प्रोविजंस की बात करता है। साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये अब ये होता कैसे है, अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कानून बनाने का तरीका। कोई भी अमेंडमेंट प्रोसीजर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, वहां से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, वहां से भी पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यहां ध्यान रखने वाली आपको दो बातें हैं कि जब कोई अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन ऑन दैट, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते अमेंडमेंट बिल पर। ये आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन ऑन अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। प्रेसिडेंट विल बाउंड टू अपॉइंट President will bound to sign on amendment bill. राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान रखने वाली एक दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति पढ़ते वक्त आपने समझा था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं
तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट बिल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, इन दैट केस प्रेसिडेंट विल नॉट कॉल जॉइंट सेशन फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी सवाल पूछा गया है कि प्रेसिडेंट विल नॉट कॉल जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट बिल। प्रेसिडेंट विल नॉट कॉल जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाएंगे, संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाएंगे। ओके, अच्छा, अभी तक हमारे देश में कुल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? कुल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक? 123 बार हमारे संविधान में संशोधन किया जा चुका है। संशोधन किए जाने के पीछे मोटिव ही यही है कि जो संविधान में लिखे गए जो प्रोविजंस हैं, कई बार वो काल समय परिस्थितियों के हिसाब से फेवरेबल नहीं होते, तो उसमें कुछ चीज़ें हटाने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें जोड़े जाने की ज़रूरत होती है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए संशोधन की ज़रूरत पड़ी है हमारे संविधान में। और हमारे देश जैसा हमारा डाइवर्सिटी वाला देश है, विभिन्नताओं का देश है, तो हमारे यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत स्थान नहीं है, बहुत स्पेस नहीं है कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में है। तो अमेरिका ब्रिटेन में ये सब कर पाना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन कर पाना आसान इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ विविधताओं का अभाव है। एक तरीके की जनसंख्या है, एक तरीके की भाषा संस्कृति है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से भाषाई डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हर तरीके के डिफरेंसेस हमारे यहाँ है। वी आर बेसिकली कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो ऐसे में हमारे यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत लंबा सफर नहीं किया जा सकता, तो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। और उन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर इस पूरे संशोधन जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको जगह दी गई हमारे संविधान में। अभी तक हमारे संविधान में कुल 123 बार संशोधन किए जा चुके हैं। इन 100, इसको थोड़ा करंट अफेयर्स पे नजर रखिएगा, ये संख्या जल्दी ही बदलेगी। इस 123 में से 101 संशोधन ऐसे हैं जो लागू हो चुके हैं, इसलिए बहुत सारी किताबें केवल यही बोलती हैं। ठीक है, 123 हो चुके हैं, लेकिन 123 में से 101 संशोधन है वो लागू हो चुके हैं। ये भी नंबर आप थोड़ा करंट अफेयर्स पे नजर रखिएगा, ये भी संख्या बहुत जल्दी ही चेंज हो जाएगी। तो 101 संशोधन लागू हो चुके हैं। ये जो 101वां है, असल में यही जीएसटी है। ये लागू होने वाला 101वां संशोधन है। अच्छा, बनने वाला मतलब संशोधन होने वाला कौन सा था? ये 122वां। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बताया जीएसटी के बारे में। मैंने बताया कि संविधान में 122वां संशोधन था जिसमें जो जीएसटी बिल था, लेकिन लागू होने वाला ये कौन सा था? 101वां था। तो जैसे क्वेश्चन जैसे ऑप्शन, ये दोनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं कि संशोधन कौन सा था। ऑप्शन में मान लीजिए 101 हो ही ना, 122 23 ऐसे हो, तो 122वां। और लागू होने वाला कौन सा था? 101वां। क्लियर है? अच्छा, अभी तक जो हमारा फिर से समझिए मैंने क्या बताया, 123 बार संशोधन हो चुके हैं और इसमें लागू कितने हुए? 101 बार। ठीक है, 101 संशोधन उसमें से लागू हो चुके हैं। ये भी संख्या जल्दी ही बदलेगी, आपको करंट अफेयर्स पे नजर रखनी है। फिर मैंने बताया लागू होने वाला 101वां ये जीएसटी है और बनने वाला 122वां जीएसटी है। अभी तक जो हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, जो सबसे बड़ा संशोधन था, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। 42nd amendment was biggest amendment in our constitution. This was happened in 1976. 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान के लगभग हर चैप्टर में कुछ न कुछ चेंजेस किए गए संविधान संशोधन में। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
लघु संविधान, ये लघु संविधान भी कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, यहां भी ध्यान रखिए, कोई भी अमेंडमेंट होता है वो बहुमत से। यहाँ कई बार कई सारी चीजें आप किताबें पढ़ते हैं, मैंने बताया कि इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट हैं, कई सारे बिल हैं जो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, मतलब 51%, जिसका संख्या ज्यादा हो, जिसकी बहुमत ज्यादा हो, वो पास हो जाता है। अमेंडमेंट में भी प्रोसीजर यही है कि अमेंडमेंट के पक्ष में ज्यादा संख्या, मतलब 51% अगर इसके फेवर में है तो वो संख्या पास हो जाएगी। तो ज्यादा संख्या मतलब मेजॉरिटी से पास होना आवश्यक है, यहां 2/3 की बाध्यता नहीं है। ओके, इतनी कहानी क्लियर है, ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। कई सारे लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट से मोटे तौर पर आपको यही इतनी चीजें जाननी थी। अब आइए हम स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ आ, एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। राज्य विधानमंडल कैसे काम करता है, क्या करता है, और फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जुडिशरी। चलिए अगला टॉपिक शुरू करें, तो उससे पहले आपके और जितने कुछ क्वेरीज हैं वो पूछ लीजिए, ताकि आप उस वाले टॉपिक को कम ध्यान से समझ पाए। अभिनंदन जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। पैरेलल कैबिनेट बना सकते हैं मतलब? कुछ लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, जिस सीक्वेंस में हमने ये क्लासेस की हैं, आपके ज्यादातर एग्जाम में इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, ज्यादातर एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो आप अपने वीडियोस को एक बार जब देखेंगे तो वही क्रम में है। क्या कहते हैं, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट, ठीक है, जुडिशरी, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 7-8 टॉपिक हैं। इन्हीं तरीके से आप काम करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, यहाँ कुछ है कि कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से अगर आप देखेंगे तो 3-4 अमेंडमेंट जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। 42वां चूंकि बहुत बड़ा था, 44वां संविधान संशोधन, 86 अमेंडमेंट, अभी 101वां ये चर्चा में आ गया। करंट अफेयर्स का रोल यहाँ ज्यादा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जिन जिन अमेंडमेंट्स को पूछा गया है, एक बार उसको देख लीजिए, नहीं तो आप पूरा 123 पढ़ते रह जाएंगे, और बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए ज्यादातर एग्जाम्स के, तो आप देखेंगे कि कुछ ही सर्टेन अमेंडमेंट्स हैं, वही घूम फिर कर पूछे जाते हैं। तो वो उस बार पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर्स पर नजर रखिए कि करंट अफेयर्स में कोई ताजा तरीन अगर कहीं कोई चेंजेस है, संशोधन है, या संशोधन की बात कही जा रही है, तो उसको जरूर ध्यान में आपको रखना चाहिए, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल अभिनंदन जी, संसद जो भी जैसे भी कानून चाहेगी बना सकती है। संसद मतलब आप समझ लीजिए जनता के प्रतिनिधि, वहां जो लोग हैं वो हम लोग हैं। ठीक है, तो इस बात को जब हम आप समझते हैं तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। अभी हम क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम कहते हैं ये सरकार है और ये जनता है, ठीक है, और एक इसको कॉन्फ्लिक्ट्स लेके करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। तो बात ही करते हैं, वो बात करने का ही मजा है बस। अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड कभी विचार करेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक पढ़े लिखे समझदार नागरिक की तरह, तो आप समझेंगे कि ये जो सरकार है वो असल में हम ही है। ठीक है, ये कोई दोनों दो यूनिट नहीं है, ये दोनों एक ही है। हम ही इस देश में डेमोक्रेसी है,
हम ही ये शासन चला रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं असल में हम ही कर रहे हैं। इस बात की अगर आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, आप मतलब हम सब तो ये जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप देश एक अलग दिशा में बढ़ेगा। तो अभी तक हम ये दो यूनिट्स के तौर पर देखते हैं, ये हमारे मालिक हैं, ये साहब है, राजा महाराजा, हम जनता। ऐसा नहीं है। ये राजतंत्र में होता है। लोकतंत्र में क्या है कि हमारा ही शासन है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम ही ने चुनकर भेजा है। और हमारे प्रतिनिधि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो असल में सारा दोष हमारा है कि आपका नौकर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, कि कहीं ना कहीं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी जागरूकता में कमी है। इस बात को जब आप समझेंगे तो बड़ी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्लीज पॉलिटिकल डिबेट ना करें यहाँ, क्योंकि उसके लिए स्पेस नहीं है। कंटेंट से जुड़े हुए कोई सवाल आपको कुछ दिक्कत हो रही तो वो पूछे। पॉलिटिकल डिबेट देखिए सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं भी बोलता ही रहूंगा, घंटों खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंत में जब आप कंक्लूड करेंगे हमारे हाथ में क्या आया, नथिंग। वो चल ही रहा है बाहर, एंजॉय करते रहिए उसको। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं, उधर डिबेट्स देखिए। ओके, आप बलबीर जी 43 पूछ रहे हैं आप? क्या 43? क्या आर्टिकल 43 पूछ रहे हैं आप? डेडलॉक आदित्य जी, डेडलॉक जैसी चीज मेंशन नहीं है, लेकिन वो अमेंडमेंट प्रोसीजर एक बार शुरू होता है तो वो खत्म होके ही मानते हैं, वो जल्दी ही करते हैं उसको। डेडलॉक जैसी चीज नहीं होती, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसीजर चूंकि बिकॉज इट इज अबाउट एग्जिस्टिंग लॉ तो वो जल्दी ही खत्म किया जाता है। ओके, अच्छा, आप में से कुछ लोग पूछे एसएससी के एग्जाम के अलावा कौन कौन से एग्जाम के करें। देखिए सिमिलर एग्जाम्स कर लीजिए, सीपीओ कर लीजिए, एलडीसी वगैरह भी कर लीजिए, ठीक है। और जो सिमिलर एग्जाम्स के हैं, कुछ लेवल पे बीसीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस आपको जीएस वगैरह से देखने चाहिए, तो बहुत मदद मिलेगी। तो वो सारी चीजें आप कीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हमेशा मददगार होता है, जितना ज्यादा आप करेंगे। ये सारी पढ़ाई जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो आपको उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे तो वो ज्यादा सहूलियत आपको देगा। चलिए, 368 अभिनंदन जी, 368 के तहत अमेंडमेंट किए जाते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। आप देखिए, आपने समझा है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, ये दो लेवल पे काम करती है। एक सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद मिलती है सेंट्रल लेवल पर। इसी तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो स्टेट लेवल पे भी काम करती है। स्टेट लेवल पे है जो वो स्टेट लेजिस्लेचर कहलाता है, विधानमंडल। इसके भी तीन पार्ट हैं, गवर्नर, गवर्नर, विधानसभा, और विधान परिषद। ये स्ट्रक्चर है। हमने पिछली क्लासेस में ये इतनी चीजें डिस्कस कर ली, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया। बस थोड़ी ही चीजें कुछ हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन वो इधर से हैं।
इधर से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन इनकी संरचना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर से कभी कभार क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस वाले पार्ट से बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी संरचना पर आधारित, उनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी संरचना आपको इसलिए समझना जरूरी है। अच्छा, ये बात हम समझें, ये सारा स्ट्रक्चर समझें, उसके पहले क्या कहते हैं, उसको समझने की जरूरत है। एक कुछ और बातें समझने की जरूरत है। अब देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से दो तरीके के सिस्टम है। एक सिस्टम है जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र सरकार होती है, और वो अपनी अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से शासन करती है, और ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए, अमेरिका। फेडरल संघीय सरकार या संघात्मक सरकार। तो क्या बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और वो अपने अलग अलग राज्यों के माध्यम से शासन करेगी। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको बोलते हैं। इसके अपोजिट एक दूसरा सिस्टम है जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, इसको कहते हैं यूनिटेरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूके के देश, ब्रिटेन वगैरह। ठीक है, यहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो अपने गवर्नर्स, अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर ये पूरे देश में प्रशासन करते हैं। ये कहलाती हैं यूनिटेरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। फिर भारत में क्या है? भारत में आप देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से शासन कर रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से शासन कर रहे हैं। तो ये दिखता तो कुछ ऐसा है फेडरल गवर्नमेंट जैसा, लेकिन असल में ये फेडरल है नहीं। इसीलिए जो हमारा सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल। इसको क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं। ये दिखता फेडरल जैसा है, संघीय जैसा, लेकिन असल में ये संघीय है नहीं। अब कैसे, क्या डिफरेंसेस है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि फेडरल गवर्नमेंट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, वो फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल कहलाती है, संघीय शासन। जहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसको एकात्मक शासन कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। फिर हमने भारत का एग्जाम्पल लिया, इसको हमने क्वासी फेडरल कहा, क्योंकि यहां भी ये दिखता फेडरल जैसा है, लेकिन असल में कुछ अंतर है। अब वो अंतर क्या है और कैसे ये डिफरेंसेस है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आप सब जानते हैं। इस कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे देशों ने जब ये रियलाइज किया कि साहब अकेले हमारी कहीं कोई हैसियत नहीं, अगर हम सब आपस में यूनाइट हो जाएं, मर्ज हो जाएं, तो हम इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक देश बना सकते हैं और फिर वो महाशक्ति बन जाएगा। तो इन देशों ने अपने आप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपने आप को एक सामूहिक, एक पारस्परिक समझ के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया और इस पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे इस द्वीप को, महाद्वीप को एक देश में बदल दिया। इसीलिए अमेरिका को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका कॉन्टिनेंट के स्टेट्स यूनाइटेड होने के बाद इस देश को जन्म देते हैं। तो ये स्टेट्स यूनाइटेड होने के बाद बने, इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ठीक है, यहां इन लोगों ने अपनी मर्जी से एक पूरा बना दिया, एक पूरे द्वीप को एक देश बना दिया और अपनी सभी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। लेकिन इनके पास अपनी थोड़ी ही सही, लेकिन 5%, 10% ही सही, लेकिन इनके पास अपनी आइडेंटिटी के लिए भी कुछ शक्तियां हैं। यही वजह है
कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, एक तो पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप और एक पूरे अमेरिका की सिटीजनशिप। तो दोहरी नागरिकता की बात करता है अमेरिका, यही वजह है क्योंकि इन स्टेट्स की अपनी भी एग्जिस्टेंस थी, हैसियत थी। तो इन लोगों ने आपस में मर्ज करके इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक देश में बना दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी ले ले। तो फ्रेंचाइजी ले लिया तो असल में अब फ्रेंचाइजी ले लिया तो अब इस फ्रेंचाइजी के दो मालिक हो गए, एक तो जिसका ब्रांड का जो फ्रेंचाइजी लिया वो, और एक जिस यूनिट ने लिए वो। ठीक है कि जिस तरीके के संबंध होंगे आपस में, जिस तरीके का एग्रीमेंट होगा, इस वाले की भले ही थोड़ा ही सही 5% 10% सही शेयर्स हो, लेकिन 5-10% का मालिक तो ये भी है ना। तो यहां भी कुछ व्यवस्था ऐसी है। इसके अपोजिट अगर आप भारत में आए तो भारत को हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं बोलते। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, वी आर नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे यहां इन राज्यों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया, भारत था जो अलग अलग राज्यों में बट गया। ठीक है, हमने अपनी सहूलियत, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट्स को ध्यान में रखकर हमने ये पार्टीशन किया। ठीक है, हम अगर चाहें तो ये पार्टीशन में बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। हम चाहें तो ये लाइनें हटाकर हम कहते हैं एक लाइन खींच दें कि साहब ये साउथ इंडिया होगा, या नॉर्थ इंडिया होगा। या हम चाहें तो जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकाल लें, हम जोड़ भी सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे यहां भारत था, भारत था और फिर हमने अलग अलग राज्य बनाया। तो यहां राज्यों ने मिलकर अमेरिका को बनाया, हमारे यहां भारत में अलग अलग राज्य बटे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर है। हमारे यहां इसीलिए एकल नागरिकता है, हम सब भारत के नागरिक हैं, हम चाहे किस भी प्रदेश में रहने वाले हों। हम सब कौन है? भारतीय, वी आर इंडियन सिटीजन। ये वही वजह है, ये जो स्टेट्स हैं ये केवल प्रशासनिक विभाजन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन है। क्लियर है? अच्छा, एक और खासियत हमारे सिस्टम की, हमारा ये फेडरल सिस्टम ये यूनिटरी सिस्टम में स्विच हो सकता है। कब? नेशनल इमरजेंसी लग जाए, जब राष्ट्रीय आपात लगता है। आपने समझा है, राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती, जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो हम यहां स्विच कर जाते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान यूनिटरी सिस्टम में। ये अगर स्विच कर जाए, रातों रात सारा सिस्टम इनका क्रैश कर जाएगा। ये लोग बहुत बेस्ड हैं इन्हीं, जो इनके पास स्ट्रक्चर, इसमें जरा सा भी चेंजेस इनसे बर्दाश्त नहीं होता और चीजें इनकी यहां गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। जबकि हमारे यहाँ आप टीवी, अखबार, न्यूज से टच में ना रहिए, पता भी नहीं चलता कि पूरा सिस्टम ही स्विच कर गया है, वो फेडरल से यूनिटरी हो गया। ये दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों को हैरान करती कि भारत इतनी विभिन्नताओं का देश होने के बावजूद ये कैसे मेंटेन कर लेता है। खैर, तो हम यहां हम सारे फेडरल, इसीलिए हमारे सिस्टम को क्वसाई फेडरल कहते हैं। इतनी कहानी क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पर और कुछ बातें समझ लेते हैं। अब देखिए, हमारा देश है, ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, हमारे जो देश का मुखिया है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट इन आवर कंट्री, प्रेसिडेंट। देश का मुखिया है राष्ट्रपति। इन राज्यों का मुखिया कौन है? इन राज्यों का मुखिया कौन है? किस देश का मुखिया? राष्ट्रपति। स्टेट्स का मुखिया? आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहा हूं मैं। यस, टेल मी। देश का मुखिया राष्ट्रपति, राज्यों का मुखिया कौन है? गवर्नर्स। गवर्नर, गवर्नर, सभी लोग कह रहे हैं गवर्नर।
ओके, यहां क्या राष्ट्रपति इन राज्यों का मुखिया नहीं है? राष्ट्रपति इन राज्यों का मुखिया नहीं है। गवर्नर है, ये पूरे देश का मुखिया है, तो इन राज्यों का मुखिया राष्ट्रपति नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति भी है। क्या दो मुखिया हैं? दो हेड है। राज्यों के दो प्रमुख हैं, एक राष्ट्रपति और गवर्नर। नहीं, तो मुखिया कौन है? मैंने आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछा? मासूम सा सवाल है मेरा कि राज्यों का मुखिया कौन है, गवर्नर या राष्ट्रपति? अच्छा, चलिए इसको अभी और समझते हैं। हमारे देश में पहले अंग्रेजों के समय द्वैध शासन चलता था, डुअल गवर्नमेंट, कि एक हम अपने पहले अंग्रेज जब आए थे शुरुआत में तो फ्रंट पे नवाब रहता था, बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बाद में ये चलता रहा, द्वैध शासन को खत्म भी किया, लेकिन फिर भी व्यवहार में तो चलता ही रहा। बाद में हमारे यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए जाने शुरू हो गए, तो जनता का शासन, फिर एक क्राउन का शासन वॉइस रॉय के माध्यम से, तो दो लोगों का शासन हमेशा रहा हमारे देश पर। क्या अभी भी हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट है, द्वैध शासन है? ओके, मेरा सवाल है, क्या हमारे देश में अभी भी द्वैध शासन है? कुछ लोग यस, कुछ लोग नहीं। अच्छा, पश्चिम बंगाल पे किसका शासन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में किसका शासन? ममता बनर्जी। क्या मोदी जी का शासन नहीं है? मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री नहीं है? यस, है, मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। तो शासन किसका है, ममता बनर्जी या मोदी जी? मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछा? मैंने आपको पहली ही क्लास में प्रॉमिस किया था, मैं आपसे कभी मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। पश्चिम बंगाल में शासन किसका है, मोदी जी या ममता बनर्जी? दोनों का है। अच्छा, मतलब द्वैध शासन है, डुअल गवर्नमेंट है। हाँ, अभी कंफ्यूज, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, असल में ये सब कंफ्यूजन दूर करने की दिशा में प्रयास है। दोनों का शासन है, यानी अब सारी जनता इस बात पे एग्री है कि हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट है, द्वैध शासन है। ओके, एग्रीड? दोनों का है, एग्रीड। ओके, हमारे देश में द्वैध शासन नहीं है। ठीक है, द्वैध शासन नहीं है। मैं अपनी पहली क्लास से शोर मचा रहा हूं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है। हमारे देश में शासन किसका है? जनता का। जनता विल डिसाइड, जनता ही डिसाइड करती है कि ये वाली पार्टी केंद्र में शासन करेगी, ये वाली सेंट्रल में। जनता तो पूरे देश की एक ही है, हम सब भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो जनता का शासन है और शासन जनता का है, तो कोई द्वैध शासन नहीं, वो एक ही जनता, पूरे देश की जनता एक ही है, वो एक ही यूनिट है। ठीक है, हमारे यहाँ अलग अलग नागरिकता नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं और हम डिसाइड करते हैं कि कौन केंद्र में शासन करेगा, कौन राज्य में शासन करेगा। तो शासन जनता का है, हमारे देश में द्वैध शासन नहीं है। देखिए, ये सारे सवाल केवल आपको बस सोचना कैसे है वो सिखाने के लिए है और इनका कोई खास महत्व नहीं है। ये सब आपको समझना चाहिए। ओके, हम लौटते हैं अपने सवाल पे कि देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति या गवर्नर? गुगली हो गई। ओके, देश का मुखिया राष्ट्रपति या गवर्नर? जनता। कुछ लोगों ने कहा जनता नहीं, मैं वो जनता का शासन है, एग्री। हेड कौन है, मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट। गवर्नर नहीं है।
रहने दो इसको भी। गवर्नर नहीं है, राम जी। जी राम भरोसे ही चल रहा है। ओके, चलिए समझते हैं इसको। आप देखिए इसको ऐसे ही समझिए। मान लीजिए आपके घर के मालिक आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी घर के मालिक हैं, हालांकि मैं मम्मी को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, सपोज वो मालिक हैं, तो पूरे घर के मालिक पिताजी, तो बालकनी के पिताजी, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, सब पिताजी। पूरे घर के मालिक जब पिताजी हैं तो इन अलग अलग पार्ट के भी मालिक वही हैं, कोई अलग से कुछ चीजें हैं नहीं। पूरे देश का मुखिया है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यों का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति, हर जगह राष्ट्रपति। ये पूरे देश का मुखिया है, यही मुखिया है। तो ये मुखिया है तो इसी को पूरे देश का शासन चलाना है। अच्छा, हमने इसको अलग अलग यूनिट में बांट लिया। केंद्र से ये चला रहा है, स्टेट में कौन चलाएगा? यही चलाएगा, ठीक है। इसी को होना चाहिए, इसी को हर राज्य में होना चाहिए। लेकिन ये वाला आर्ट तो केवल भगवान श्री कृष्ण को मालूम था। एक ही साथ एक ही जगह कई जगह प्रकट हो जाते थे, वो ओमनी प्रेजेंट होने का आर्ट। ये केवल उन्हीं के पास था, बेचारे हमारे प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो एक ही साथ सब जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये क्या करते हैं कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं, और वो कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। तो देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए अपने प्रतिनिधि की हैसियत से वो गवर्नर को मुखिया बनाकर भेजता है। तो असल में ये गवर्नर कौन है? छोटा राष्ट्रपति नहीं। यानी जो काम प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, वही काम गवर्नर करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। असल में करना इन्हीं को था, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव यहां पर उन्होंने मैनेज कर दिया। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ, ये जो गवर्नर हो गया, ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि की हैसियत से है, अब ये मालिक इनकी जगह पर प्रतिनिधि की हैसियत से। तो आइए गवर्नर के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत बेसिक फैक्ट्स आपको कहीं भी लिखे हुए मिल भी जाएंगे। मोटे तौर पे आप मेरे से स्टोरी लाइन की तरह से समझ लीजिए। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? पहला ही सवाल, वो एकदम क्लियर हो गया। इनका कोई चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होती है। क्योंकि अगर इनका चुनाव होगा तो फिर ये इनके दबाव में क्यों आएंगे? इनको भी जनता ने, इनको भी जनता ने। तो इसीलिए इनकी अपॉइंटमेंट होती, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन कर सके राष्ट्रपति का। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा यही सवाल पूछा गया है। हु विल अपॉइंट गवर्नर? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट गवर्नर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटीज का ख्याल रखेगा, कुछ निश्चित योग्यताओं का ख्याल रखेगा। तो गवर्नर की क्या योग्यताएं होती हैं, इसके बारे में संविधान में ज्यादा नहीं लिखा, केवल दो बातें लिखी हैं। इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें अंडरस्टूड है। वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल, अंडरस्टूड है। मेंशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? हाँ, ये एक सवाल महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी गया कई बार कि गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है। टेल मी, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अच्छा, गवर्नर शपथ लेता ही नहीं? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो आप सभी की राय है कि, अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ डिफरेंट आंसर भी दिया। आदित्य महाजन, ठीक है, शिल्पी, अभिषेक, इन लोगों ने, रमेश जी, कई लोगों ने सही आंसर भी दिया। आप देखिए, प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता था?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। छोटे प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ध्यान में रखिएगा, इनको शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस भी राज्य में ये गवर्नर हुए हैं उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाता है। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ मतलब गवर्नर विल टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अच्छा, अब इन्होंने शपथ ले ली, इनका कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा? एज पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छानुसार। नॉर्मली 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर राष्ट्रपति चाहेगा, कह देगा भाई तू ही कंटिन्यू कर। 5 साल के पहले भी कह सकता है गेट लॉस्ट, बिना कारण बताए इनको जब चाहेगा तब वो हटा भी सकता है, कारण भी बताने की जरूरत नहीं। तो इनको हटाए जाने की किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है अलग से। प्रेसिडेंट जब चाहेगा गवर्नर को उनके पद से हटा सकता है। अच्छा, गवर्नर को उनके पद से हटा सकता है तो कार्यकाल एज पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहे। अच्छा, ये हालांकि ये चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देकर हट सकते हैं, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देके हट सकते हैं जब चाहे। इनका काम क्या होगा? काम इसको ध्यान से समझ लीजिए। इनका काम आपको क्लियर है प्रेसिडेंट, ठीक है? अगर इनका काम आपको क्लियर है तो आपको इनका भी काम पता है, बस उस चीजों को उस तरीके से ही समझ लेना है। आप देखिए, प्रेसिडेंट में आपने समझा था मुख्य रूप से 3 हेडिंग्स हमने समझा था। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। ये लेजिस्लेटिव पावर्स में आपने समझा था कि कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो या तो साइन करेंगे या रोक के रख सकते हैं या रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं, सिवाय मनी बिल के। और अगर ये बिल इनके पास वापस आ गया तो प्रेसिडेंट विल बाउंड टू साइन ऑन दैट। ये बात आपने समझी थी। यहां भी यही कहानी है, ब्रांच ऑफिस है ये, ठीक है? तो यहां भी यही कहानी होगी कि विधानमंडल जो बिल पास कर कर भेजेगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास जो बिल पास करके भेजेगा यहां भी या तो ये साइन करेंगे या रोक के रख सकते हैं या रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं, सिवाय मनी बिल के। और अगर ये बिल वापस इनके पास आ गया साइन करने के लिए, तो गवर्नर विल बाउंड टू साइन ऑन दैट। सेम, कोई अंतर नहीं, एकदम जैसा यहां वैसा वहां। बट चूंकि गवर्नर प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये एक काम ज्यादा कर सकते हैं। क्या? वो किसी बिल को ये कह के रोक सकते हैं कि मैं राष्ट्रपति से पूछ के बताऊंगा। ये किसी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोककर रख सकते हैं, ठीक है? फिर राष्ट्रपति का जो एक्शन होगा, जो भी मतलब निर्णय होगा, वो फाइनल होगा। ये क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप आपके पिताजी को उनके किसी फ्रेंड के यहां से कोई इनविटेशन मिले और किसी वजह से आपके पिताजी उस फंक्शन में नहीं जा पा रहे, आपको भेज देते हैं। तो आप अपने पापा के दोस्त के फंक्शन में पहुंचते हो अपने ही पापा बन के, ठीक है? तो वहां मतलब यू मतलब नथिंग, आप जाते हो, लोग बाग आपको देख के आपके पिताजी की प्रेजेंस को नोट कर लेते हैं। लोग बाग हाल चाल भी पापा का ही पूछते हैं, बेटा वो क्यों नहीं आए, ठीक है, नहीं है, क्या है? आप जो लिफाफा पकड़ाते हो उसमें भी पिताजी का ही नाम लिखा हुआ है, आप तो बस घूम घूम पनीर खाते हो, ठीक है? तो वहां आप मतलब आपके पिताजी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ओके? अच्छा, आप वहां करोगे वो जो पिताजी ने सिखा के भेजा है कि बेटा पूजा है, पंडित जी को 101 रुपया जाके दे देना। अब आप जाओगे 101 रुपया देने, पंडित जी पूछेंगे ये कौन है, तो कोई कहता है ये फला के बेटे हैं। अच्छा, ये उनके बेटे हैं, इनको तो 501 रुपया देना पड़ेगा। अब लो, पिताजी होते वो तो फंस गए थे, लेकिन चूंकि आप पिताजी नहीं हो तो आपको एक फायदा है, आप ये कह सकते हो पापा से पूछ के बताता हूं। तो कोई बुरा नहीं मानता, कहता है ठीक है भाई पूछ ले। अब आपने अपने पापा को फोन लगाया, ये तो 501 रुपये मांग रहे हैं, पिताजी ने कह दिया दे दो, तो आप तो दे दोगे, आपको क्या, उनका पैसा वो जाने। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, कह दो फोन नहीं लग रहा, तो फिर आप वो करोगे जो पिताजी कहेंगे, बेइज्जती होगी उनकी, होगी, आपको क्या, आप तो पनीर खा ही चुके हो। तो सिमिलरली कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है तो राष्ट्रपति की तरह गवर्नर या तो साइन करेंगे या अपनी वीटो पास इस्तेमाल करेंगे। वही 2 वीटो पास, या तो उसको अपने पास रोक के रख लेंगे या रिव्यू के लिए वापस भेज देंगे विधानमंडल को। अगर विधानमंडल ने बिल वापस गवर्नर के पास भेज दिया तो प्रेसिडेंट टू साइन ऑन दैट। हाँ, एक काम ये ज्यादा कर सकते हैं वीटो पावर से अलग, कि ये किसी बिल को अपने पास ये कह के रोक सकते हैं कि राष्ट्रपति से पूछ के बताऊंगा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो रोक सकते हैं।
और राष्ट्रपति की परमिशन फाइनल होगी। अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया तो वेरी गुड, नहीं कर दिया तो समाप्त, वो कानून वहीं समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये वाली पावर गवर्नर को देने के पीछे केवल एक वजह है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को मजबूत किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून बना लें जो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स किसी तरीके का क्रिएट करें, या सेंट्रल वर्सेस स्टेट कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो। तो इसमें प्रेसिडेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहे, इसलिए ये पावर गवर्नर को संविधान ने दी है। इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अभिनंदन जी, कितनी बार भी कोई भी गवर्नर बन सकता है? संविधान में उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार बनेगा, कितनी बार भी बन सकता है। ये इतनी बात क्लियर? ओके, अब आ जाइए वहां क्या था, आपने समझा था कि अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस टू रिमूव दैट कॉन्फ्लिक्ट्स। कौन से आर्टिकल से? प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विद द आर्टिकल 123 223 के तहत। अगर मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। तो इसी तरीके से विधानमंडल भी हमेशा नहीं चलती, तो यहां कानून बनाने की जरूरत हो तो इवन गवर्नर, ये तो प्रेसिडेंट इशू करेगा, इवन गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस विद द आर्टिकल, इसी वन को बीच में रख लीजिए 213, यानी इन द एब्सेंस ऑफ विधानमंडल गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस बाय आर्टिकल 213। 223 के तहत 213 के तहत गवर्नर भी कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। बाकी सारी चीजें अध्यादेश के बारे में जो आपने समझी है सेम रहेगा, कहीं कोई अंतर नहीं। कोई एक साथ कितने स्टेट का गवर्नर बन सकता है? ये सर जी चाहेंगे, ये चाहेंगे तो एक से ज्यादा का भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। एक आदमी एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। अच्छा, अब आ जाइए इनकी जुडिशियल पावर्स क्या है। जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स से आपने समझा था कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई सजा को प्रेसिडेंट कम कर सकता है, चेंज कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, छोटा प्रेसिडेंट भी कर सकता है। हाई कोर्ट की दी गई सजा को, हाई कोर्ट की दी गई सजा को गवर्नर कम कर सकता है, चेंज कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखिएगा। माफ कर सकता है मतलब माफ कर सकता है, माफ केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन द पनिशमेंट, गवर्नर कैन नॉट। ठीक है, सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। ये दोनों आर्टिकल मैंने बताया प्रीति कि ये इस आर्टिकल के तहत गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, और इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, और इस आर्टिकल के तहत गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। ऑफ कोर्स जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके गवर्नर का रोल ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा होती, क्योंकि वहां विधानमंडल नहीं होता। ठीक है, अध्यादेश हम डिस्कस कर चुके हैं राष्ट्रपति पढ़ते वक्त। अभिनंदन जी, एक बार आप वीडियो रिप्ले करेंगे तो आपको वहां डिटेल में मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे आपने क्या समझा जुडिशियल पावर में कि गवर्नर भी हाई कोर्ट की दी गई सजा को कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। माफ करने का अधिकार हमारे देश में केवल और केवल राष्ट्रपति को है। अच्छा, एक चीज और आपने समझा था कि प्रेसिडेंट क्या होंगे? प्रेसिडेंट किसी भी मतलब वो तीनों जो क्या कहते हैं मिलिट्री कोर्ट की जो जुडिशियल पावर्स हैं उसको भी मैनेज कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की जुडिशियल पावर्स में भी उनकी अधिकार क्षेत्र चलेगा। इनका अधिकार क्षेत्र मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस में नहीं है, मतलब मिलिट्री कोर्ट की सजा में इनका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि राज्यों की अपनी सेना नहीं होती, देश की सेना होती है, और ये तीनों सेनाओं का हेड है, ये हेड नहीं है। तो मिलिट्री कोर्ट में इनके जुडिशियल पावर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो गवर्नर से आपको यही इतनी चीजें मोटे तौर पर ध्यान में रखनी है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और
इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अब आ जाइए विधानसभा और विधान परिषद को समझ लेते हैं ठीक से। मैं जरा 1 मिनट में आया। ओके। ओके। अब आइए विधानसभा और विधान परिषद को समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आपने लोकसभा राज्यसभा समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ गया है। सेम स्ट्रक्चर है, कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उसको फिर आगे समझते हैं। यहां अब देखिए, यहां आपने समझा था कि लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं और राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं। और आपने ये समझा था कि ये जो सीटें हैं ये जनसंख्या पर बेस्ड है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये रखे जाते हैं। तो यहां भी सीटें जो होंगी वो पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगी। पहले हम विधानसभा की बात करें। यहां जो भी सीटें होंगी मतलब पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगी, और यहां सीटें पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगी तो यहां सीट नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये जानने के लिए आपको 29 स्टेट्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर राज्य में नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स डिफरेंट है। इसकी जरूरत नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता। करंट अफेयर्स में चर्चा में हो तो बात अलग में है, अदरवाइज
ये सवाल पूछे नहीं जाते अब तो। लेकिन इनकी सीटें क्या हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो लेकिन हमको वो समझना है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शंस देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है विधानसभाओं की सीट के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहां सीटें आप अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रखो। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रखो, लेकिन ध्यान रखो कि वो 60 से कम ना हो और 500 से ज्यादा ना हो। यानी सीट्स ऑफ विधान परिषद विल नॉट लेस देन विधान सभा विल नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 500। 50 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेम देता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि कितने से कम और कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो संविधान क्या कहता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रखो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे 60 से कम ना हो और 500 से ज्यादा ना हो। बट कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत ही कम है और इसलिए उनकी जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 से भी कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड है। तो इन राज्यों में क्या है कि सीटें कहीं 40 हैं, कहीं 30 हैं, कहीं 32 हैं। तो लेकिन बाकी राज्यों में जहां जनसंख्या के इस तरीके से कमी नहीं है, तो वो 60 से 500 के बीच में ही सीटें हैं। तो इनकी सीटें इस हिसाब से संविधान ने इंस्ट्रक्शन दी है। अब आ जाइए विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में हमने राष्ट्रपति पढ़ते वक्त ही थोड़ी बात समझी थी कि विधान परिषद ये सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल 7 राज्यों में है। आपने नोट भी किया था नाम। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अभी उड़ीसा और तमिलनाडु भी लाइन में है। तो फिलहाल 7 राज्यों में विधान परिषद है। क्यों 7 राज्यों में ही है? क्योंकि विधान परिषद रखना है कि नहीं रखना है ये उस राज्य की विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभाओं ने अगर कहा कि हमको विधान परिषद चाहिए तो पार्लियामेंट उनको अलाउ कर देती। इन्होंने कहा नहीं चाहिए तो वो नहीं करती। तो जिन 7 राज्यों को आपने नोट किया, उन 7 राज्यों की विधानसभाओं ने चाहा है कि विधान परिषद होनी चाहिए, तो वहां पर उन्हीं 7 राज्यों में विधान परिषद है। अच्छा, अब इनकी संरचना, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इसकी संरचना को लेके, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी उपयोगिता नहीं है, वो एक अलग सेक्शन है डिस्कशन का। लेकिन हमें बात करनी है स्ट्रक्चर के बारे में। तो जिन भी 7 राज्यों में है वहां स्ट्रक्चर क्या है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्ट्रक्शन को समझना है, वहीं से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। और वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन सा होता है, लेकिन आप बहुत आसान सा है, अगर आप इसको ध्यान से समझ लें यही क्लियर है। विधान परिषद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि ये कहता है कि जिन राज्यों में भी विधान परिषद है, ध्यान से समझिएगा इसको, जिन राज्यों में भी विधान परिषद है उन राज्यों की विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का नॉट मोर देन 1/3 सीट विधान परिषद की होनी चाहिए। मतलब यानी जिस राज्य में भी विधान परिषद है उस राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उन विधानसभा की सीटों की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, विधान परिषद की सीटें, लेकिन कम से कम 40 होना अनिवार्य है। क्या बताया मैंने आपको, फिर से समझ लीजिए। मैंने बताया कि जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधानसभाओं में जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सीट नहीं होगी, लेकिन कम से कम 40 सीट होना अनिवार्य है। आपको ध्यान रखने वाली एक तीसरी बात क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर एक अकेला ऐसा राज्य है जिनकी विधान परिषद की सीट 40 से कम है। इनकी जो विधान परिषद की सीट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो 40 से कम है। अच्छा, अब यहां और समझ लेते हैं। यहां आपने समझा था कि 2 आदमी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकसभा में। यहां पर एक आदमी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का गवर्नर अपॉइंट करता है, अगर उसको लगता है कि इनकी जरूरत है यहां पर रिप्रेजेंटेशन की। यहां पर आपने समझा था कि 12 लोगों को राष्ट्रपति आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के ग्राउंड पर वहां राज्यसभा में नियुक्त करता था। यहां भी इन्हीं 4 ग्राउंड पे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के ग्राउंड पर ही गवर्नर अपॉइंट करेगा,
लेकिन संख्या 12, जैसे यहाँ 12 फिक्स थी, यहाँ संख्या फिक्स नहीं है। संख्या के बारे में आप समझ लीजिए कि संविधान क्या कहता है कि उन्हीं 4 ग्राउंड्स पे करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो 1/3 है, जितनी भी संख्या है, इसका 1/6 से ज्यादा आप अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी गवर्नर इस 1/3 के 1/6 से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा दिखता है और यही वजह है कि ज्यादातर स्टूडेंट अपने स्टडी में इसको स्किप कर देते हैं और यहां से क्वेश्चन आने पे दिक्कत होती है। और अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो समझिए आपको लीड लेने का मौका है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो छोड़ रहे होंगे क्वेश्चन या गलत आंसर्स दे रहे होंगे। और समझने में बस ये छोटा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है नहीं। एक बार आप सारी कहानी फिर से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जैसे यहां सीटें फिक्स थी कि 552 है या 250 है, जनसंख्या के हिसाब से है, वैसे ही यहां भी जनसंख्या के हिसाब से ही है। लेकिन आपको मालूम है चूंकि अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग है, तो इसलिए यहां विधानसभाओं की सीटें जानने के लिए 29 राज्यों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर राज्य में जनसंख्या अलग अलग है, सीटें भी अलग अलग होंगी, उसकी जरूरत नहीं। फिर मैंने बताया कि संविधान इंस्ट्रक्शंस क्या देता है आपको कि सीटें रखो जनसंख्या के हिसाब से ही रखो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है 60 से कम ना हो और 500 से ज्यादा ना हो। फिर मैंने आपको बताया लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे गोवा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या कम होने की वजह से सीटें 60 से कम है, ठीक है। फिर हम विधान परिषद की बात करने लगे। विधान परिषद में मैंने बताया कि आपको पहले से ही पता है कि केवल 7 राज्य हैं हमारे देश में जहां विधान परिषद है। इनकी सीटों के बारे में संविधान का जो निर्देश है वो क्या है कि जिस राज्य में भी विधान परिषद है, उस राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीट नहीं होगी, लेकिन कम से कम 40 होना अनिवार्य है, 40 होनी चाहिए कम से कम। फिर मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर अकेला एक ऐसा राज्य है जहां की विधान परिषदों में 40 से कम है, 36 सीटें हैं वहां। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जिस प्रकार से एंग्लो इंडियन 2 लोगों को राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता था लोकसभा में, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को उसी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अपॉइंट कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से 12 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता था कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र के आधार पर, उसी तरीके से राज्यपाल इस विधान परिषद में भी कर सकता है, लेकिन यहां संख्या 12 फिक्स नहीं है। और यहां पर संविधान क्या निर्देश देता है कि उस राज्य की विधान मतलब जो ये 1/3 जो संख्या है, इस 1/3 संख्या का 1/6 से ज्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं करेगा। क्लियर है? ये अलग अलग राज्यों में वेरी करता है ये संख्या क्या है, लेकिन परसेंटेज का ये ख्याल रखना होगा गवर्नर को। इतनी कहानी क्लियर है? ये समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर से आपको यही इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घूम फिर के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए और करंट अफेयर्स से टच में रखिए। ये एरिया थोड़ा करंट अफेयर्स का, अगर कोई चीज चर्चा में रहती है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये इतनी बातें, कहीं कुछ समझने में कहीं दिक्कत? हिंदी के नोट्स कुछ लोग कह रहे नहीं मिला, मैं अभी बात कर लेता हूँ, इनको दिया है, क्या दिक्कत होगी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। और कहीं कोई दिक्कत ये इतनी सारी चीजें समझने में? आप लोगों को भी कई बार लगता होगा कि यार मैं इसी पे फोकस रखता हूँ, इधर उधर नहीं। थोड़ी सी बस आप एक बार अफसर बन जाइए फिर।
क्लास आज 1:30 बजे तक ही थी, तो अभी आज के लिए इतनी ही बात हम करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में जुडिशरी हम डिस्कस करेंगे। अलग सा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए, कुछ खास, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे वहाँ। सेशन 59 पूरा अपलोड नहीं हुआ है। मैं एक बार बात कर लूँगा यहाँ, इनकी जो एडमिन टीम है, मैं बात कर लूँगा कि 59 अपलोड नहीं हुआ। मैं इनको मैसेज कर देता हूँ। विधान परिवार क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। विधान परिवार किसको कहते हैं? रंजन जी, आपको पता हो मुझे भी बताइएगा। विधान परिवार मैंने नहीं सुना कभी। हाँ, आप फेसबुक पे हैं भी कुछ लोग आप में से, और आप जुड़िए, बात करते रहिए। देखिए, शेड्यूल कई बार ऐसा रहता है कि वक्त नहीं मिल पाता, तो आपके आंसर्स देने में कई बार लेट हो जाता है, लेकिन मैं दूंगा जरूर। आप आंसर की आप क्वेश्चन भेजिए, और जब तक आंसर ना दे दूं तब तक कुछ ना कुछ भेजते रहिए। वो एक्चुअली क्या होता है कि अभी मैं फोन उठाऊंगा तो कम से कम नहीं तो 500 मैसेजेस पेंडिंग होंगे, तो कई बार वक्त नहीं मिल पाता, और कई बार नजर भी कुछ स्किप भी हो जाते हैं। तो आप अपने मैसेजेस भेजिए, वो ऊपर आ जाएगा। नहीं तो जनरली मैं आंसर कर देता हूँ, मतलब जवाब दे देता हूँ। अभिनंदन जी, फेसबुक से ले लीजिएगा। और कहीं किसी का कुछ क्वेश्चन? अच्छा, मुझे कॉफी पे बुलाना चाहते हैं। अरे थैंक यू यार, कोई बुलाता ही नहीं। चलिए फिर अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर बात करते हैं अगले टॉपिक पे। फिर जुडिशरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा पढ़ के भी आएगा, आपको और अच्छा लगेगा, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ये जितनी चीज़ें अभी तक हमने अपनी क्लासेस में पढ़ ली, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अब आप मतलब काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा, कई सारी चीज़ें क्वेश्चंस मिल रहे होंगे आपको, तो ज़रूर इन प्रैक्टिसेस कीजिए। और जीएस की तैयारी को मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको बताया था कि जीएस की तैयारी को बहुत स्ट्रैटेजिकली लेने की ज़रूरत है, कि अभी एग्जाम्स में इनका रोल लीडिंग पॉइंट की तरह पे कंसीडर आप कर सकते हैं। कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं मैथ्स इंग्लिश वगैरह में, अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें, तो वो भी सोचते हैं यार यहाँ से 15-20 मार्क्स मिल जाए तो काम हो जाए। लेकिन अगर यहाँ आपसे 30-35 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं, बाकी जगह आपने मेंटेन किया, तो आपको एकदम से जंप मिलती है रैंक की तरफ। और बाकी एग्जाम अदर देन एसएससी अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं जीएस के रोल को अवॉइड कर पाना पॉसिबल नहीं। जीएस में सब्जेक्ट अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, जैसे पॉलिटी बहुत अनलिमिटेड है, सारी पॉलिटी समझ पाना तो लोग बाग जिंदगी देते हैं समझने में, तो हम कुछ चंद घंटों की क्लासेस में समझ पाए तो थोड़ा वो ठीक नहीं है। लेकिन उस एग्जाम की, जैसे आप एसएससी के लिए पॉलिटी समझना है तो वो लिमिटेड है, उसको समझा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो वो किया जा सकता है, उसमें से मैक्सिमम चीजें अचीव किए जा सकती हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो आप स्ट्रैटेजी वाइज अगर उस पर तैयारी करेंगे, निश्चित सफलता है। मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि आपने एफर्ट किया और सफलता नहीं मिली। जो लोग भी दिखते हैं आपको कि नहीं बड़े एफर्ट किया, बड़े मेहनती और नहीं हो पाए, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनकी तैयारी में, कहीं ना कहीं वो उनका टीचर बताएगा। कई बार वो सुनने को तैयार नहीं होते। हमारी तो रोज ही मुलाकात होती है स्टूडेंट से, कई सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो ना तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, और ना ही बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी, वो भी आपके लिए खतरनाक है। एक सहज तरीके से जो आपकी स्थिति है, अपने प्रैक्टिस सेट, अपने प्रीवियस पेपर्स, अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए। अपने टीचर्स, अपने मटेरियल, जो भी आपके पास संसाधन है, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने लक्ष्य की तरफ।
बाकी चीजें तो फिर उसमें फ्रेंड्स हैं, वो फिर बढ़ती रह जाती हैं और फिर वो उसका कुछ कोई लिमिटेशन नहीं कि वो कितनी होगी। तो आप सबके अंदर बहुत काबिलियत है, आप काम कीजिए, उस पर निश्चित सफलता मिलेगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्या है, अमित कुमार जी, मैंने आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आया। डेडलॉक किस चीज के लिए आप पूछ रहे हैं? गवर्नर विल अपॉइंट 1/18 ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा सर। नहीं नहीं, 1/3 है। हम जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेयर एक्ट का दिया हुआ चीज है। 1/3 है। आप किसी की और कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हो तो मुझे बताएंगे आप, नीलेश जी। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। यहाँ से कहीं कोई डाउट होगा तो फिर उसको अगली क्लास में फिर बात कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।